अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 9 था केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को। तो जो सबसे पहला आपका एमसीक्यू स्टार्ट होता है वो ये है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, इनमें से एक के अलावा हैं। वो पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है उनमें से कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक नहीं है और वो कौन सी है, उस पे आपने टिक करने हैं जी। तो सबसे पहली है जी ए में द प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो रिकम्बाइन नहीं होते और रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। बी पे ऑप्शन है दे नेवर कंप्लीट, सी पे ऑप्शन है दे प्रोसीड इन बोथ वेज एंड डी पे ऑप्शन है आपके पास दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको डबल एरो से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बोथ साइड पे प्रोसीड होते हैं, आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों डायरेक्शन में। तो ये दोनों तो कंफर्म है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हैं। और जो बी पे ऑप्शन है दे नेवर कंप्लीट, तो ऐसा भी नहीं है, ये कंप्लीट भी हो जाते हैं। और जो ए ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की ये जो फर्स्ट पे करेक्टरिस्टिक दी गई है कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा रिकम्बाइन होकर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए है प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो ए करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इन द लाइम किल्न द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। एंड बी पे आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट। और सी पे ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कंटिन्यूसली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार रिलीज होती रहती है। और डी पे आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड। तो आपके पास ये जो रिएक्शन दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके पास डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन में आप देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में मुसलसल स्केप आउट होती रहती थी, मुसलसल रिलीज हो जाती थी। अगर ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होता था तो दोबारा क्या होता था, यही कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देती थी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती थी। अगर ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में नहीं होता था तो फिर क्या होता था, आपके पास जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुसलसल रिलीज होती रहती थी। तो आपके पास जो सी आंसर है इसका ये करेक्ट है, आंसर सी इज द करेक्ट वन जी। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन 2A + B, ये मिलके बना रहे हैं 3C। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जो कि हमारी स्टेटमेंट में गिवन है। अब आपने क्या करने हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, आपने जो इसका Kc वैल्यू है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो हमने ऑलरेडी कई दफ़ा की हुई है, हम कर लेते हैं। Kc इज इक्वल टू, वो हमेशा Kc आपके प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होती है। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है 3C, और जो रिएक्टेंट्स आपके पास A और B हैं, A और ये जो इसके साथ 2 है ये इसकी पावर बन जाएगी और ये B। तो ये हमने खुद से निकाला है, तो ये ऑप्शन आपको
ये इन ऑप्शन में मिल जाएगा कि ये करेक्ट है हमारा। तो हम देख लेते हैं जो हमारा इधर डी आंसर है ये करेक्ट है। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है इसका डी आंसर है करेक्ट है, और वो हमने प्रूव भी कर लिया कि इस तरह से रिएक्टेंट्स के जैसे जब भी आप कैसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स कर देते हैं, तो वो आपकी कैसी वैल्यू आ जाती है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो कौन सी कंडीशंस होती हैं? हमारे पास 4 कंडीशन गिवन है। या आपके पास जो फर्स्ट है ए में, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल। आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स ये इक्वल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि रिएक्शन ने क्या करना होता है, प्रोसीड करना होता है। तो एक साइड पे प्रोडक्ट बढ़ेंगे और एक साइड पे रिएक्टेंट्स कम होंगे, या फिर एक साइड पे रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे तो दूसरी साइड पे प्रोडक्ट कम होंगे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। और जो बी पे आपके पास आंसर है दी अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप। ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम में हमेशा जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। तो ये भी आपका बी आंसर भी इनकरेक्ट है, ये गलत है। और सी पे आपके पास है द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो। जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है ये बहुत स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो जो डी पे आंसर है ये आपका करेक्ट है, द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने चैप्टर के आगाज में भी पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही तब होता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है। तो जो डी आंसर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? तो ए ऑप्शन आपके पास, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये सही है। और बी पे एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, ये भी करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट बताने की कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एक्टिव मास के बारे में। और जो थर्ड है आपके पास, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और जो डी पे आपके पास है, एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस। जो एक्टिव मास है वो टोटल मास किसी जो एक रिएक्शन में सब्सटेंसेस होते हैं उनका होता है, तो ये गलत है। बाकी जो 3 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है। तो आपके पास जो आंसर करेक्ट आएगा वो डी आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 का आपके पास आंसर है डी आता है, ये करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वो पूछ रहे हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। जब केस की वैल्यू बहुत लार्ज होती है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमने डिटेल से लेक्चर में पढ़ा था, 3 तरह के केसेस हमने बनाए थे कि एक केस में जो केस की वैल्यू आती थी वो बहुत लार्ज आती थी, दूसरे केस में जो केस की वैल्यू आती थी वो बहुत स्मॉल आती थी, और तीसरे केस में जो वैल्यू हमारे पास केसी की आई थी वो दरमियाने दर्जे की थी, मॉडरेट थी। तो उसमें जो कंडीशंस बताई गई थी कि एक में जो जब केसी वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गया और आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ये नेग्लिजिबल होते हैं। और दूसरी में ये बताया गया था जब केस की वैल्यू बहुत स्मॉल होती, छोटी होती, तो उस केस में ये था कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम है वो बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उसमें जो आपके पास रिएक्टेंट्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और प्रोडक्ट आपके पास नेग्लिजिबल होती थी। और थर्ड में आपके पास जो जब मॉडरेट वैल्यू आती थी तो उसमें ये था कि जब जब आप एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है थर्ड केस पे, तो वो क्या होता है, आपके पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस केस में हम देख लेते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स।
आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, और बाकी जितने भी आपके पास बी, सी और डी पे हैं ये गलत है। तो आपका जो ए आंसर है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए आंसर है ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7 क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, तो आपके पास जो डी ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। तो जब केस की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो हमने डिटेल से लेक्चर भी पढ़ा है कि जब उस केस में जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपके पास जो 7 क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास डी है, द प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। इसके जी तो अगला क्वेश्चन आपके पास है रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये देखिए मैंने आपको 3 केसेस अभी एक समराइज कर दिए हैं कि किस तरह से उनकी समरी है। जब लार्ज वैल्यू कैसी की होती है तो क्या कंडीशंस हैं, आगे जब वेरी स्मॉल वैल्यू होती है तो वो भी हमने पढ़ ली, लार्ज वैल्यू भी पढ़ ली है। अब वो पूछ रहे हैं कि जब एक के आपके पास कंपेरेबल अमाउंट होती है, इसका उसने मुकम्मल जो एक रिजल्ट आता था वो ऊपर दे दिया। अब आपने क्या बताना है, उसका जो एक हेडिंग थी कि मॉडरेट जब वैल्यू होती है या दरमियाने दर्जे की वैल्यू होती है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो कंपेरेबल होती है, वो बराबर होती है। तो हम देख लेते हैं The reaction which have comparable amount of reactants and product at equilibrium state have very small value of Kc, very large value of Kc, moderate value of Kc। तो आपके पास जो आंसर 8 क्वेश्चन का है वो सी पे करेक्ट है कि मॉडरेट वैल्यू ऑफ जब Kc होती है तब जाके आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों कंपेरेबल होते हैं, और डी पे है नन ऑफ दीज। तो आपका जो आंसर है 8 क्वेश्चन का है वो सी करेक्ट है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड। आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उस पर क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं। हमारे पास एक आंसर है द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, ये गलत है। बी पे है द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये भी गलत है। और जो आपके पास सी आंसर है द स्पीड्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। आपके पास जब भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो आपके पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये इक्वल हो जाते हैं। तो आपके पास जो सी आंसर है इसका करेक्ट है। और डी पे हमारे पास द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड, तो ये भी गलत है। तो आपके पास जो आंसर आता है वो सी करेक्ट है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है उसका जो सी आंसर है वो करेक्ट है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक आपके पास एक रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल है। 2 तरह के रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपके पास ऑप्शन आएगा नेवर इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होता, और आपके पास यही आंसर जो ए पे गिवन है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम नेवर एस्टेब्लिशेस। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट। एक रिवर्स रिएक्शन इनमें से कौन सा होता है, विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये गलत है। आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड होता है। और बी पे आपके पास ऑप्शन है जी इन विच रिएक्शन रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ये भी गलत है। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्टेटमेंट है जिसमें रिएक्टेंट्स आपके पास कंबाइन होके बना देते हैं प्रोडक्ट, तो ये भी गलत है। तो सी पे ऑप्शन गिवन है विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ये ऑप्शन आपके पास ये जो सी पे है विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये भी गलत है। और जो क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास ऑप्शन है डी पे विच स्पीड्स ग्रेजुअली, तो जो आपके पास ग्रेजुअली स्पीड्स अप होता है तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। गलत जो आपके पास डी पे ऑप्शन है ये करेक्ट है।
जी, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, जो कि कंडीशंस आपके पास गिवन है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया ये तीनों प्रेजेंट होंगे, और जो आपके पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है जी आपका 13, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ KCr। आपके पास PCl3 और Cl2 ये कंबाइन होके PCl5 बनाते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम के यूनिट्स क्या होंगे, तो ये हम क्वेश्चन इधर डिराइव करके देख लेते हैं और इसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि ये क्या क्या कंडीशंस हैं। आपके पास PCl3 और Cl2 मिल के बना देते हैं PCl5। तो आपने इसके Kc के यूनिट्स डिराइव करने हैं, तो आपके पास Kc हमेशा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के इक्वल है। तो आपके पास प्रोडक्ट ये है, तो PCl5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा PCl3, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स दो हैं तो Cl2 भी आ जाएगा। अब देखने आपने इसके यूनिट्स क्या होते हैं, तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब PCl5 के लिए लिखेंगे, और PCl3 के लिए भी हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और Cl2 के लिए भी हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें क्या होगा, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कट जाएंगे, और एक आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच गया है, तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें ये जो जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनके साइन उल्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो मोल है ये प्लस था, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जो आपके पास डेसीमीटर क्यूब है इसके साथ अगर -3 है तो ये +3 हो जाएगा। तो ये आपके पास पर मोल डेसीमीटर क्यूब आ जाते हैं। अब देखें इसमें मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इसका सी आंसर आपके पास करेक्ट है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।